हेलो दोस्तों, थ्रिल पॉइंट में आपका स्वागत है। थ्रिल पॉइंट स्टोरी। सीसीटीवी कैमरे को उस कातिल ने चकमा दे दिया, पर 10 रुपए के फटे नोट में उलझ गया वो किलर। दिल्ली मर्डर मिस्ट्री। 10 रुपए के नोट ने कैसे दिया कातिल का पता, एक कातिल की इकलौती चूक की कहानी। इससे पहले अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आए तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। थ्रिल पॉइंट स्टोरी। वो तारीख थी 6 जुलाई 2021। शाम के करीब 7 बजने वाले थे। हमेशा की तरह श्री कृष्ण स्वरूप अपने घर की तरफ कदम बढ़ा रहे थे। श्री कृष्ण स्वरूप एयरफोर्स में अकाउंटेंट थे। परिवार दिल्ली के पालम में रहता था। उनके परिवार में 55 साल की पत्नी बबीता और 27 साल का इकलौता बेटा गौरव था। जैसे ही वो घर की दहलीज पर पहुंचे तभी उन्हें थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि दरवाजा पूरी तरह से लॉक नहीं था। रोजाना की तरह उन्हें गेट खुलवाने के लिए घंटी बजानी नहीं पड़ी। हाथ से थोड़ा धक्का दिया और दरवाजा खुल गया। अब जो कदम ऑफिस से तेजी से घर की तरफ बढ़ रहे थे, वो थोड़ी देर के लिए मानो ठिठक ही गए थे। श्री कृष्ण स्वरूप को ये थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन उनकी बेचैनी घर में घुसते ही और बढ़ गई, क्योंकि घर के अंदर घुसते ही सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा था। सब कुछ अस्त व्यस्त था। फिर कदम तेजी से अंदर वाले कमरे में पहुंचे। वहां चारों तरफ खून ही खून बिखरा हुआ था। उसी खून के बीच में एक लाश पड़ी थी। वो लाश उनकी पत्नी बबीता की थी। वो चीखने लगे और चिल्लाने लगे। बेटे गौरव को आवाज लगाने लगे, पर उस घर में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी। वो आवाज श्री कृष्ण स्वरूप की ही थी। उनके हर सवाल पर कोई जवाब नहीं मिल रहा था। अब वो बेटे की तलाश में दूसरे कमरे में घुसे। वहां बेटा गौरव भी बेसुध पड़ा था। आसपास खून बिखरा हुआ था। अब उनकी चीखने की आवाज आसपास तक पहुंचने लगी। पड़ोस से लोग भी वहां आ पहुंचे। पड़ोसियों ने ही पुलिस को सूचना दी। मौके पर पुलिस भी पहुंची। श्री रामकृष्ण स्वरूप के रिश्तेदारों को भी इस डबल मर्डर के घटना की सूचना मिली। चूंकि मामला एयरफोर्स अधिकारी से जुड़ा हुआ था, लिहाजा पालम इलाके के कई सीनियर पुलिस अफसर भी मौके पर पहुंचे। फिर मामले की तफ्तीश शुरू हुई। श्री कृष्ण स्वरूप के परिवार में सिर्फ 2 ही लोग थे। अब दोनों की मौत हो चुकी थी। वो खुद ऑफिस से लौटे थे। घर का सामान बिखरा हुआ था। ऐसे में पुलिस ने छानबीन शुरू की तो अंदेशा लगा कि कहीं लूटपाट के इरादे से तो ये हत्या नहीं हुई। लिहाजा ये घर से क्या कीमती सामान लूटा गया है, इसकी भी पड़ताल हुई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे पता चले कि कोई कीमती सामान लूटा गया हो। अब कातिल का पता लगाने के लिए सीसीटीवी फुटेज को चेक किया, क्योंकि एक कैमरा घर के बाहर भी लगा हुआ था। लेकिन जांच में पता चला कि सीसीटीवी कैमरा लगा तो है, लेकिन उसकी रिकॉर्डर डीवीआर गायब है। इसलिए पुलिस का शक और बढ़ गया कि ये डबल मर्डर लूटपाट के इरादे से तो अंजाम नहीं दिया गया, बल्कि ये कहीं ना कहीं साजिश का एक हिस्सा है। अब सवाल ये था कि आखिर इस डबल मर्डर को किस साजिश के लिए अंजाम दिया गया, उसके पीछे की वजह क्या हो सकती है, पुरानी दुश्मनी या फिर कोई विवाद। इस बारे में जब श्री कृष्ण स्वरूप से पूछा गया तो उन्होंने किसी तरह के विवाद या दुश्मनी से साफ तौर पर इनकार कर दिया। आसपास के लोगों से पूछताछ करने के बाद भी कुछ भी ऐसा नहीं पता चला जिससे लगे कि कोई रंजिश या दुश्मनी हो। ऐसे में पुलिस के लिए ये केस पूरी तरह से ब्लाइंड मर्डर बन गया। अब दिल्ली पुलिस ने आसपास के कुछ सीसीटीवी फुटेज की जांच की। उसमें देखा गया कि एक शख्स जो अपने चेहरे को गमछे से पूरी तरह से ढका हुआ है, वो सिर्फ 4 सेकंड के लिए उस फुटेज में दिखता है, जिसमें शायद वो डीवीआर लेकर जा रहा है। इस तरह फुटेज में उसका चेहरा नहीं दिखाई देता। ऐसे में एक सीसीटीवी फुटेज तो मिला, लेकिन पुलिस को उससे कोई खास सुराग नहीं मिला। अब पुलिस फिर से खाली हाथ हो गई। ये शख्स कौन है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई। पुलिस ने फील्ड जांच की, फिर एक ई रिक्शा वाले ने कुछ बताया। अब पुलिस हर तरह से कोई सुराग नहीं लगा पाई। तब आसपास के एरिया में पूछताछ शुरू की। ऐसा इसलिए किया क्योंकि जो शख्स 4 सेकंड की फुटेज में दिखा था, वो पैदल ही जाते हुए मिला। ऐसे में ये साफ था, या तो वो आसपास का रहने वाला होगा जो पैदल एयरफोर्स अकाउंटेंट के घर तक आया था, या फिर दूसरी वजह भी हो सकती थी कि वो किसी किराए की गाड़ी से अपने
घर तक पहुंचा हो। आसपास के लोगों में ऐसा कोई नहीं मिला जो उस नकाब वाले को पहचान सके। इसलिए पुलिस ने पालम के दुकानदारों और ई रिक्शा वालों से पूछताछ शुरू की। तब पुलिस ने उस सीसीटीवी फुटेज को दिखाकर पूछताछ की तो उसी दौरान एक रिक्शा वाले ने बताया कि उस दिन एक लड़के को मेट्रो स्टेशन तक छोड़ा था। वो चेहरे पर गमछा बांधे था, उसके हाथ में खून लगा हुआ था। उससे खून के बारे में पूछा था तो उसने कहा था कि चोट लग गई है। इसके बाद उसे मेट्रो तक छोड़ दिया था, लेकिन वो उसे पहचानता नहीं है। अब पुलिस को फिर से उससे कोई खास सुराग नहीं मिला। तब पुलिस ने उस ई रिक्शे वाले से पूछा कि कोई और ऐसी खास बात जो उससे जुड़ी हो, जो तुम्हें याद हो। तब उसने बताया कि हाँ, एक बात और है। उससे किराए को लेकर थोड़ी देर तक बहस हुई थी, क्योंकि मेट्रो तक जाने का किराया 30 रुपये तय हुआ था। वहां पहुंचने पर उसने 20 रुपये का एक और एक 10 रुपये का नोट दिया, लेकिन 10 रुपये का नोट काफ़ी फटा हुआ था, जिसे लेने के लिए मैंने मना कर दिया था। इस पर उसने कहा था कि अब कोई दूसरा नोट उसके पास नहीं है। ऐसे में हमने भी कहा कि वो 10 रुपये छोड़ नहीं सकता, किसी भी तरह से उसे पैसे तो चाहिए, जिसे लेकर दोनों में विवाद शुरू हुआ था। फिर मैंने कहा था कि अगर चेंज पैसे नहीं है तो पेटीएम कर दो। इस पर उसने पूरे 30 रुपये कैश ले लिए थे और उतने ही रुपए पेटीएम कर दिए थे। अब ये बात सुनते ही पुलिस की आंखों में चमक आ गई। तुरंत उसके पेटीएम की डिटेल ली। इसके बाद उस नंबर का पता लगाया जिससे उस लड़के ने पेटीएम किया था। उस फ़ोन नंबर की डिटेल निकाली तो पता चला कि वो किसी अभिषेक के नाम पर है। आगे जांच हुई तो पता चला कि ये नंबर तो श्री कृष्ण स्वरूप की पत्नी बबीता के भतीजे अभिषेक का ही था। ये वही लड़का था जो पुलिस की जांच के दौरान भी वहां पहुंचा था। पोस्टमार्टम कराने से लेकर हर जगह वो पहुंचा रहता था। कई बार तो उसने पुलिस से भी सवाल किए थे कि आखिर इस घटना के पीछे कौन हो सकता है, पुलिस क्यों नहीं उसे पकड़ पा रही है। लेकिन जैसे ही पेटीएम नंबर से पुलिस को अभिषेक की डिटेल मिली तो तुरंत ये समझ में आ गया कि कातिल वही है, क्योंकि जांच के दौरान उसने कभी ये नहीं बताया कि वो पहले घर तक आया था और फिर ई रिक्शा से मेट्रो और फिर अपने घर तक गया था। लेकिन पुलिस को अब ये पता लगाना था कि आखिर अभिषेक ने दो कत्ल क्यों किए, इसके पीछे की क्या वजह रही होगी। पुलिस ने जब अभिषेक से पूछताछ शुरू की तो उसने हत्या करने की बात कबूल कर ली। इसके पीछे की वजह क्या है ये पूछा गया। तब अभिषेक ने बताया, उसने कहा कि कुछ महीने पहले उसके परिवार में एक शादी थी। कोरोना की वजह से पैसों की तंगी थी। तब उसने बुआ से 50,000 रुपये उधार लिए थे, लेकिन उन पैसों को वो लौटा नहीं पा रहा था। इसे लेकर बुआ उसे अक्सर ताने दिया करती थी। 6 जुलाई को भी घटना वाले दिन उनके घर किसी और काम से वो आया था। घर आकर काफ़ी देर तक अपने रिश्ते के भाई गौरव के साथ टीवी भी देखा। कुछ देर बीतने के बाद बुआ ने फिर से 50,000 रुपये नहीं लौटाने को लेकर ताना मारने लगी। बस इसी बात से अभिषेक को काफ़ी गुस्सा आ गया, क्योंकि वो कई बार कह चुका था कि अभी हालत टाइट है, इसके बाद भी वो पैसे मांग रही हैं। इसी बात से गुस्से में आकर अभिषेक ने डंबल उठाया और कमरे में घुसकर बुआ बबीता पर हमलावर हो गया। उन्हें पीट पीट कर मार डाला। उस समय गौरव अपने कमरे में था। फिर अभिषेक ने गौरव को भी उसी डंबल से पीट पीट कर मार डाला। इसके बाद कैमरे का डीवीआर निकाला, अपने चेहरे को गमछे से बांधकर वहां से तेजी से निकल गया। ई रिक्शा को पैसे देने के लिए उसके पास खुले पैसे भी थे, लेकिन 10 रुपये का वो नोट फटा नहीं होता तो वो पेटीएम से पेमेंट नहीं करता। अगर वो पेमेंट नहीं करता तो शायद इस ब्लाइंड मर्डर केस को भी खोला जाना उतना आसान नहीं होता। इस तरह 10 रुपये के फटे हुए एक नोट ने कातिल का पता बता दिया। जिस डंबल से बबीता और उनके बेटे की हत्या की गई, उसे दोनों ने एक्सरसाइज करने के लिए हाल में ही खरीदा था, क्योंकि उस समय कोरोना चल रहा था। श्री कृष्ण स्वरूप ने बताया कि पत्नी हाल में ही कोरोना से ठीक होकर रिकवरी कर रही थी। बेटा भी बेरोजगार होकर घर पर ही था। दोनों उसी डंबल से उन दिनों एक्सरसाइज करते थे, लेकिन घटना वाले दिन उन्हीं डंबल को अभिषेक ने अपना हथियार
बना लिया। थैंक यू।